हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 ब्लॉसम इंग्लिश चैप्टर 12 जो समवन पोएम है, इसका मैंने पूरा ये जो चैप्टर है पूरा मैंने पढ़ा दिया है और हिंदी में लाइन बाय लाइन डिस्क्राइब भी कर दिया। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसका एक्टिविटी 1 से लेकर एक्टिविटी 4 तक मैंने सॉल्व भी कर दिया है, उसकी भी वीडियो अपलोडेड है। अब आज मैं इस वीडियो में एक्टिविटी 5 से लेकर एक्टिविटी 7 तक बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं बताती जाऊँगी और हिंदी में एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिड द पोएट डू आफ्टर ही हर्ड द नॉकिंग ऑन द डोर? कवि ने क्या किया जैसे ही उन्होंने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी, तो उन्होंने क्या किया? तो इसका आंसर होगा, देखिए इसका आंसर होगा when the poet heard knocking his door, then he slowly opened it and looked left and right. I repeat, when the poet heard knocking his door, then he slowly opened it and looked after and right. इसका मतलब हुआ, जब कवि ने दरवाजे पर दस्तक सुनी तब उसने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला और दाईं और बाईं ओर देखा। लेफ्ट एंड राइट का मतलब क्या होता है? दाईं और बाईं ओर देखा। ठीक है, नंबर बी क्वेश्चन देखिए। What was the night like? मतलब उस समय की जो रात थी वो किस तरह की थी? तो इसका आंसर होगा, the night was just quiet and dark. उस समय की जो रात थी बहुत ही शांत और अंधेरी रात थी। The night was just quiet and dark. ओके, आप लोग यहाँ पे स्टिल भी लिख सकते हैं जो कि बुक में लिखा हुआ, बट मीनिंग तो एक ही होता है ना। तो the night was just quiet and dark. उस समय की रात जो थी वो बहुत ही शांत और अंधेरी रात थी। नंबर सी, नेम द इंसेक्ट मेंशन इन द पोएम। इस पोएम में जो इंसेक्ट मेंशन किया गया उसको हम लोगों को लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हम लोगों ने पोएम पढ़ाई है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंसेक्ट सच एज बीटल एंड क्रिकेट मेंशन इन द पोएम। बीटल को मैंने जो चैप्टर पढ़ाया है उसमें उसका डिस्क्राइब किया कि बीटल किसे बोलते हैं। ओके, एंड क्रिकेट को बोलते हैं झींगुर, एक प्रकार का कीट होता है। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंसेक्ट सच एज बीटल एंड क्रिकेट मेंशन इन दी पोएम। नंबर डी, ये इधर का नहीं है, ये सी। आप लोग यहाँ से देखिए, ये पेजेस यहाँ पे दिख रहे होंगे, इसलिए लग रहा है कि ये डी भी लिखा है सी भी लिखा है। ओके, तो अब हम लोग आते हैं नंबर डी में। Why does the poet use the expression at all thrice in the last line of the poem? कवि ने at all अभिव्यक्ति का प्रयोग अपने कविता के लास्ट लाइन में 3 बार क्यों किया है? मैं बताती हूँ आप लोगों को, आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। The poet used the expression at all thrice in the last line of the poem because he did not realize that who was knocking at his door again and again. He was feeling only a mysterious that someone was there, and so his expression was at all thrice. मैं एक बार और बताती हूँ आप लोगों को, फिर इसका हिंदी समझाऊंगी। The poet used the expression at all thrice in the last line of the poem because he did not realize that who was knocking at his door again and again. He was feeling only a mysterious that someone was there and so his expression was at all thrice. इसका मतलब हुआ, कवि ने कविता की अंतिम पंक्ति में at all अभिव्यक्ति का प्रयोग, एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति का प्रयोग 3 बार इसलिए किया है क्योंकि वह नहीं समझ पा रहे थे कि दरवाजे पर बार बार कौन दस्तक दे रहा था। वह केवल यह महसूस कर रहे थे कि कोई रहस्यमय व्यक्ति था, इसलिए उनका एक्सप्रेशन जो है एट ऑल 3 बार आया है। ओके, ये हो गया हमारा एक्टिविटी 5 कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी 6A। Fill in the blanks with the correct form of the given verbs in brackets.
तो ये वर्ब दिए हुए हैं हमारे, अब इसका हम लोगों को करेक्ट फॉर्म लिखना है। द मेयर डैश टू पुणे नेक्स्ट वीक, गो लिखा है ना, तो नेक्स्ट वीक जाने वाले हैं, तो ऑब्वियसली फ्यूचर टेंस में जा रहा है, तो द मेयर विल गो टू पुणे नेक्स्ट वीक, द मेयर विल गो टू पुणे नेक्स्ट वीक। ओके, बाय नेक्स्ट डिसम्बर वी डैश हियर फॉर 3 years, स्टे है, तो बाय नेक्स्ट दिसंबर यानी कि आने वाले नेक्स्ट दिसंबर तक, अगले दिसंबर तक हम लोग यहाँ पे रहने वाले हैं। दैट मीन्स ये भी फ्यूचर में आ रहा है, तो बाय नेक्स्ट दिसंबर वी विल स्टे हियर फॉर 3 years। ओके, नंबर 3, परहैप्स दे डैश डूअर्स लेटर विजिट, तो परहैप्स दे विल विजिट डूअर्स लेटर। ओके, नंबर 4, द बॉय डैश टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, वॉच है सिंस मॉर्निंग यानी कि जो लड़का है वो आज सुबह से टेलीविज़न देख रहा है, यहाँ पे होगा हैज़ बीन वॉचिंग, द बॉय हैज़ बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग। ओके, अब मैं एक बार और बता दूँ, पहला होगा विल गो, नंबर 2 विल स्टे, नंबर 3 विल विजिट, यहाँ पे विल हैव स्टे भी हो सकता है, ठीक है, और नंबर 4 हैज़ बीन वॉचिंग। ओके, एक्टिविटी 6B, in the following sentences underline the phrase and state what kind of phrases they are. He wanted to speak to his teacher, इसमें phrase क्या है, to his teacher, और ये कौन सा phrase है, noun phrase है। ओके, नंबर 2, at this moment it's raining hard, it's raining hard at this moment, ये हो गया हमारा phrase। कौन सा phrase है, adverbial phrase, क्रिया विशेषण जिसको बोलते हैं, adverbial phrase। टू डू वेल इन द कॉम्पिटिशन इज़ माई एम, मतलब मेरा एम क्या है, टू डू वेल इन द कॉम्पिटिशन, तो ये क्या है, संज्ञा को दर्शा रहा है, तो नाउन फ्रेज। दे लिव इन अ हाउस मेड ऑफ वुड, इसमें फ्रेज क्या है, मेड ऑफ वुड। ओके, ये कौन सा फ्रेज है, ये जो घर बना है ये लकड़ी का बना है, तो ये इसकी विशेषता है, तो एडजेक्टिव फ्रेज। ओके, पहला होगा टू हिज टीचर, नाउन फ्रेज, एट दिस मोमेंट एडवर्बियल फ्रेज, to do well in the competition, noun phrase, made of wood, adjective phrase. Okay, activity 6C, in the following sentences underline the clauses and what kind of clauses they are। इसको आप लोग मत देखिए, ये गलत, मतलब ये बस ऐसे ही अंडरलाइन किया हुआ था, मैंने मुंह से बताया था, मेरी जिस स्टूडेंट का ये बुक है, तो मैं ये आप लोगों के लिए मैंने कॉपी में लिखा हुआ है, मैं बताती हूँ आप लोगों को। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडरलाइन द क्लॉज एंड स्टेट व्हाट काइंड ऑफ क्लॉज दे आर। ओके, सो फर्स्ट थिंग हमारा सेंटेंस क्या है, पहला, द चाइल्ड रैन अवे एज सून एज सी सॉ द स्ट्रेंज मैन। ओके, अब इसमें देखिए, पहले तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्लॉज क्या होता है। देखिए, द चाइल्ड रैन अवे, ये मेन क्लॉज है, इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी बोला जाता है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे मेन क्लॉज की जगह प्रिंसिपल क्लॉज भी लिख सकते हैं। तो द चाइल्ड रैन अवे, ये ना क्लॉज होता है ना, ये एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की तरह काम करता है। जैसे कि बिना सब्जेक्ट के प्रेडिकेट जो होता है वो तो सब्जेक्ट पर ही डिपेंड करता है ना, सेम इसी तरह हमारा क्लॉज में भी है। तो द चाइल्ड रैन अवे, ये हमारा मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद है एज सून एज सी सॉ द स्ट्रेंज मैन, ठीक है, ये है सब ऑर्डिनेट एडवर्बियल क्लॉज, इसका मतलब होता है, तो देखिए है ना, तो अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, मैं यहाँ पर ना, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए क्लॉज के बारे में, मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रिंसिपल क्लॉज और उसके जो मतलब सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, जो उसके भेद होते हैं, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ यहाँ पे। सो व्हाट इज़ प्रिंसिपल क्लॉज, लिसन केयरफुली, मैं जो भी बोलूँगी आप लोग ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज़ प्रिंसिपल क्लॉज या फिर मेन क्लॉज, ये भी बोल सकते हैं। ए प्रिंसिपल क्लॉज इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, दैट मीन्स द चाइल्ड रैन अवे, ये अपने आप में खुद ही एक सेंटेंस है, तो ये इंडिपेंडेंट है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी प्रेडिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग क्या हुआ, द चाइल्ड रैन अवे एज सून एज सी सॉ द स्ट्रेंज मैन, बच्ची जो है वो भाग गई जैसे ही उसने एक स्ट्रेंज मैन यानी कि अजीब से आदमी को देखा, है ना। तो द चाइल्ड रैन अवे इज अ
इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको किसी भी प्रेडिकेट की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में ही एक सेंटेंस है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए कोई सेंटेंस का ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसको प्रिंसिपल क्लॉज बोला जाता है या मेन क्लॉज बोला जाता है, या फिर आप लोग सब्जेक्ट प्रेडिकेट की तरह भी समझ सकते हैं, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। ओके, एज सून एज सी सॉ द स्ट्रेंज मैन, अब यहाँ से यहाँ तक ये जो सेंटेंस है, मतलब ये जो है, ये इसके बिना अधूरा है, इसको डिस्क्राइब करने के मतलब इसको इसका सहारा लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, अब इस सेंटेंस में ये हो गया सबऑर्डिनेट एडवर्बियल क्लॉज। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ए प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज विच कैन एग्जिस्ट इवन विदाउट अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अ सबऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड अ डिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज इट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। मतलब इसको, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये एग्जिस्ट, ये डिपेंडेंट क्लॉज इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज। ओके, तो आई होप आप लोगों को अब थोड़ा सा हेल्प हुआ होगा क्लॉज के बारे में, सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस में आती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यहाँ पे देखिए, आई सॉ एन ओल्ड वुमन हु वाज कैरिंग अ चाइल्ड, मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो जिसने एक बच्चे को उठाया हुआ था, या जो एक बच्चे को उठा रही थी, ठीक है। तो इसमें देखिए आई सॉ एन ओल्ड वुमन, ये पूरा का पूरा हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। तो ये देखिए, ये इस पर डिपेंड नहीं है, लेकिन ये जो है हु वाज कैरिंग अ चाइल्ड, ये पूरा इस पर डिपेंड है। दैट मीन्स ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो अब हम लोग इसको कैसे डिस्क्राइब करें, मतलब लिखेंगे, आई सॉ एन ओल्ड वुमन, ये हमारा मेन क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज। मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों को, आप लोग यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज भी लिख सकते हैं तो भी रॉन्ग नहीं होगा, मेन क्लॉज भी लिख सकते हैं तो भी रॉन्ग नहीं होगा, दोनों एक ही है। हु वाज कैरिंग अ चाइल्ड, ये हुआ एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं। ओके, नंबर थ्री में देखिए, द डॉग फॉलोज हिज मास्टर वेर एवर ही गोज, मतलब द डॉग फॉलोज हिज मास्टर, कुत्ता जो है अपने मास्टर को फॉलो कर रहा है वह जहाँ भी जा रहा है। तो द डॉग फॉलोज हिज मास्टर इज, ये टोटल हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है। वेर एवर ही गोज, अब इसको डिफाइन करने के लिए इसकी ज़रूरत ये इसी पे निर्भर है ना, सेम। The dog follows his master is a main clause. Wherever he goes, subordinate adverbial clause. Okay. Number 4. We all thought that it would not rain today. हम सब ने सोचा कि आज बारिश नहीं होगी। We all thought, ये खुद ही एक सेंटेंस है, that it would not rain today. इसको इसका सहारा लेना पड़ रहा है। ओके, so we all thought is a main clause, that it would not rain today subordinate noun clause। मैं एक बार और बता रही हूँ, subordinate noun clause। ओके, ये हो गया हमारा क्लॉज कंप्लीट, एक्टिविटी 6C। अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी 6D। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ये ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में है, इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। इंडिया वन द वर्ल्ड कप इन क्रिकेट रिसेंटली, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसका पैसिव वॉइस होगा, द वर्ल्ड कप इन क्रिकेट वाज वन बाय इंडिया रिसेंटली। ओके, मैं एक बार और बताती हूँ, द वर्ल्ड कप इन क्रिकेट वाज वन बाय इंडिया रिसेंटली, ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। नंबर 2, द टीचर वाज टीचिंग इन इंग्लिश। ओके, इसका होगा, इंग्लिश वॉज बिंग टॉट बाय द टीचर, इंग्लिश वॉज बिंग टॉट बाय द टीचर। सॉरी। नंबर 3, रानी इज सिंगिंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, इसका होगा, अ ब्यूटिफुल सॉन्ग इज बिंग sung by रानी, अ ब्यूटिफुल सॉन्ग इज बिंग sung by रानी। नंबर 4, द वाइंड ब्लू अवे द रूफटॉप्स ऑफ द हाउसेज, द वाइंड ब्लू अवे द रूफटॉप्स ऑफ द हाउसेज, इसका होगा, the rooftops of the houses were blown away by the wind। एक बार और, the rooftops of the houses were blown away by the wind। ओके, अब एक्टिविटी 7।
एक्टिविटी 7 में है मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस ऑफ योर ओन विद द फॉलोइंग वर्ड्स। सेंटेंस बनाना है हम लोगों को अपने से। वी का मतलब होता है मतलब छोटा सा, ठीक है। तो इसका सेंटेंस मैंने बहुत ही छोटा छोटा सेंटेंस ही बनाया ताकि आप लोगों को करने में भी सुविधा हो, ठीक है। तो देखिए पहला है वी से मैंने बनाया है द वी चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली थ्रू द नाइट। द वी चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली थ्रू द नाइट, इसका मतलब हुआ, मैंने इसके लिए आप लोग के लिए इसका हिंदी मीनिंग भी लिख दिया है। छोटा बच्चा पूरी रात अच्छी नींद सोया। नंबर 1 का आंसर हुआ हिंदी। नंबर 2 स्टीयरिंग, ही इज स्टीयरिंग द पॉट ऑन द स्टोव। आई रिपीट, ही इज स्टीयरिंग द पॉट ऑन द स्टोव। स्टीयरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को हिलाना, ठीक है। मतलब जैसे कि किसी स्टोव पर बर्तन रखा हुआ तो वो हिला रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे देखिए, या फिर हिल रहा है जैसे कि पत्ते रहते हैं ना हवा के झोंकों से हिलते हैं, वही चीज़ है। तो इसका मतलब हुआ वह चूल्हे पर बर्तन को हिला रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा नंबर 2। नंबर 3 बिजी, सी इज़ बिजी विद हर होमवर्क, वह अपने गृह कार्य में व्यस्त है। सी इज़ बिजी विद हर होमवर्क, वह अपने होमवर्क में व्यस्त है। नंबर 4, ये भी मैंने लिखा हुआ है। नंबर 4 ड्यू ड्रॉप्स का मतलब क्या था, ओस की बूंदे। ड्यू ड्रॉप्स कवर्ड द ग्रास इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह के समय घास ओस की बूंदों से ढका था, ठीक है। ड्यू ड्रॉप्स कवर्ड द ग्रास इन द अर्ली मॉर्निंग, देखिए सुबह के समय घास ओस की बूंदों से ढका था। तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी 7 भी कंप्लीट। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्टिविटी 8A और 8B लेकर आऊँगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।